बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एज अ टर्म हमने बहुत जगहों पर सुना है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में वगैरह में। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली एनालाइज करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इंडिया पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ऐसे कौन से ग्रुप्स है जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन उसको अपोज कर रहा है, अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट कर रही है या क्रिटिसाइज कर रही है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर 3 स्टोरीज देखेंगे। पहली स्टोरी एक जनार्दन नाम के आदमी की है, जो कि एक्चुअली में कॉल सेंटर में काम करता है, और उसका काम जो है वो रात का रहता है। तो वो लेट शाम को अपने घर से निकलता है, और जब वो कॉल सेंटर पहुँचता है तो वो अपना नाम चेंज कर लेता है जॉन, और उसका एक्सेंट चेंज हो जाता है, और वो रात भर अपने क्लाइंट से बात करता है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि जब इंडिया में रात हो रही होती है तो उसके क्लाइंट्स जो यूएस में रह रहे हैं वहाँ पर दिन हो रही होती है। ऑल्सो जब इंडियन हॉलीडेज मिलती है तो वो जनार्दन को नहीं मिलती है, क्योंकि जैसे अगर इंडिया में दिवाली की हॉलीडे तो यूएस में तो दिवाली सेलिब्रेट करते नहीं है। तो जनार्दन जो है वो हॉलीडेज पे भी उसको छुट्टी नहीं मिलती, और रात भर वो ये काम कर रहा है, और उसकी ये डेली रूटीन है। तो बेसिकली जनार्दन जॉन बन के एक ऐसे आदमी को सर्विस दे रहा है, ऐसे आदमी को अपना क्लाइंट बना रहा है जिससे वो कभी फिजिकली मिला ही नहीं है, जिसको वो जानता नहीं है, जो उससे बहुत दूर, मतलब हजारों मीलों दूर रहता है। उसी तरीके से सेकंड स्टोरी है रामधारी के बारे में। रामधारी जो है वो 1 साल अपनी बेटी के लिए एक साइकिल खरीदता है। वो साइकिल जो है उसको बहुत अच्छी लगती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अफोर्डेबल होती है, प्राइस में उसको अच्छी लगती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। लेकिन वो साइकिल जो है वो चाइना से मैन्युफैक्चर होती है, बट क्योंकि वो रामधारी के सारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है तो रामधारी उस साइकिल को खरीद लेता है। तीसरी कहानी है सरिका के बारे में। सरिका जो है फर्स्ट जनरेशन है, मतलब उसकी पूरी फैमिली में कभी भी गर्ल एजुकेशन नहीं मिली है, विमेन एजुकेशन नहीं मिली, तो वो फर्स्ट जनरेशन है जो एक विमेन को एजुकेट किया जा रहा है। वो पूरी कॉलेज स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से पास हो गई सब, और उसको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो एक जॉब करे, इंडिपेंडेंट करियर फॉर्म करे। तो उसके बहुत सारे रिलेटिव्स जो है तो वो उसको मना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये क्यों, लड़की को क्यों आगे बाहर भेजना पढ़ने के लिए, ऑल दैट। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं सुनती है, और वो फर्स्ट होती है विमेन अपनी जनरेशन में जो एक करियर अपना पाथ चूज करती है, और वो एक जॉब करने लग जाती है। अब ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हमने देखे, ये तीनों जो है ये तीनों एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन के और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के। देखिए, सबसे पहले जनार्दन कैसे ग्लोबलाइजेशन में पार्ट ले रहा था, सर्विसेज देके, मतलब जनार्दन पार्ट ले रहा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज में, रामधारी ले रहा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज में, और सरिका पार्ट ले रही थी ग्लोबलाइजेशन ऑफ आइडियाज में। जनार्दन जो है वो सर्विसेज रेंडर करा था कि इंडिया में बैठे बैठे यूएस के क्लाइंट्स को, रामधारी ने चाइना की चीज़ इंडिया में बैठे बैठे खरीद लिया। सरिका जो है वो वेस्टर्न आइडियाज़ की, विमेन एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन, ये सब चीज़ें जो इंडियन आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो वेस्टर्न आइडियाज़ है जो कि यूएस वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। तो वो उन्हीं आइडियाज़ पे चलती है और अपना करियर फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम इनको देखें तो ये जो है ये सभी ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। और हम ग्लोबलाइजेशन को मतलब रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हमें इसमें बहुत सारे हमें मिल सकते हैं कि क्या क्या ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, और किन किन कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ फार्मर्स ने सुसाइड कमिट कर दी क्योंकि उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी से बहुत महंगे सीड्स खरीद लिए और फिर उनके पास पैसे नहीं बचे। एक इंडियन कंपनी ने अपनी एक यूरोप की बहुत ही मेजर राइवल कंपनी होती है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑयल कंपनी है, दोनों इंडियन भी यूरोपियन भी, तो इंडियन कंपनी एक दूसरी यूरोपियन कंपनी को खरीद लेती है जो कि उसकी राइवल होती है, उसको कंपटीशन दे रही होती है। एक एग्जांपल है, बहुत सारे रिटेल शॉपकीपर्स जो है उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो अगर इंडिया में आ गई, उन्होंने अपनी रिटेल चेन शॉप्स वगैरह खोल ली, तो उनका लाइवलीहुड उनसे चला जाएगा। मुंबई की एक फिल्म प्रोड्यूसर के ऊपर ये एक्यूजेशन लगा है कि उसने हॉलीवुड के किसी फिल्म से अपनी फिल्म की स्टोरी कॉपी करी है। एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने एक कॉलेज को थ्रेटन करते हुए एक स्टेटमेंट इशू करा है कि वो कॉलेज को धमकी दे रहे हैं कि अगर गर्ल्स जो है वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनेगी तो हम ऐसे वैसे कॉलेज में कर देंगे, वायलेंस करेंगे, इस तरीके से। ये सारे एग्जाम्पल जो है ग्लोबलाइजेशन के, लेकिन मतलब ग्लोबलाइजेशन के हैं, लेकिन एक अंतर है कि कोई एग्जाम्पल्स पॉजिटिव है, कुछ एग्जाम्पल्स नेगेटिव है। जैसे कि लास्ट के 3 एग्जाम्पल्स हम देखें तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल्स है ग्लोबलाइजेशन के, और
उसके ऊपर वाले अगर हम ये इंडियन कंपनी ने अपनी मेजर राइवल कंपनी को खरीद लिया, ये उसका पॉजिटिव एग्जाम्पल हो गया ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा है पॉजिटिव के मुकाबले। मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन से हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब जरूरी नहीं ग्लोबलाइजेशन मतलब पैसे से रिलेटेड ही कुछ होगा। ये जो है वो हर किसी को, मतलब रिच पुअर कंट्री सभी को इन्फ्लुएंस करता है और बहुत सारे तरीकों में इन्फ्लुएंस करता है। अब क्योंकि इसका यूसेज हम बहुत ज्यादा करते हैं और इतना प्रिसाइज नहीं है इसका यूसेज कि कहाँ पर करना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम समझे कि एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो डील करता है फ्लोज से, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोज मतलब फ्लो क्या होता है, एक मूवमेंट। फ्लो मतलब जैसे हम बोलते हैं कि नदी बह रही है, फ्लो हो रही है, तो मतलब फ्लो मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और बेसिकली ये फ्लो जो है ये हम 4 तरीकों से देखते हैं बेसिकली, ओके। या तो हम उसको देख रहे हैं एज फ्लो ऑफ आइडियाज, या फ्लो ऑफ कैपिटल, या फ्लो ऑफ कमोडिटी, या फिर फ्लो ऑफ पीपल। इन 4 तरीकों में जब हम फ्लोज को देखते हैं तो ये जो है वो हमारा बन जाता है ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन फंडामेंटली इज अ कॉन्सेप्ट दैट डील्स विद फ्लोज, एंड फ्लोज कुड बी ऑफ फ्लोज ऑफ आइडियाज, फ्लोज ऑफ कैपिटल, फ्लोज ऑफ कमोडिटीज एंड फ्लोज ऑफ पीपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल एलिमेंट ग्लोबलाइजेशन का जो होता है वो है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब कि जो कि जो कि एक बार अगर बनता है तो वो हमेशा से सस्टेन रहता है, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ये कॉन्स्टेंटली आइडियाज वगैरह ये फ्लो होते रहते हैं। वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, एक बार ये इंटरकनेक्टेडनेस एस्टैब्लिश हो गई तो कांस्टेंट फ्लो हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों का। तो अगर इसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में डिफाइन करें तो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल मैनिफेस्टेशंस, एंड हमें अलग समझ में आ जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या है। ऐसा अगर हम अज्यूम करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक उसका होता है तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हमें बहुत और भी उसमें देखने को मिलते हैं। उसके कल्चरल इन्फ्लुएंस होते हैं, कल्चरल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से होते हैं। और ग्लोबलाइजेशन में इट इज अ फ्लो ऑफ आइडियाज और फ्लो ऑफ 4 थिंग्स, फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कैपिटल्स, फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड फ्लो ऑफ पीपल। तो बेसिकली इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। तो अगर मैं आपको एक सीधे डेफिनेशन बताऊं तो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट, इट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश्ड. It is fundamentally based on the concept of flows. The flows can be of various kinds: flow of ideas, capital, commodities or people. ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई ग्लोबलाइजेशन की। कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल और कमोडिटीज और पीपल है। तो ये चीज होगा कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये इन चारों फ्लो को पूरे ये चारों फ्लो जो ये पूरे थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से स्टार्ट हो गए 20th सेंचुरी में या आज से स्टार्ट हो गए, नहीं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री हमें जब से याद आता है, तब से जब से ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस हमें समझ आती है, तब से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन तो होता आ रहा है। इन 4 चीजों का हम लोग मुगल्स के टाइम पे देखते हैं, उसके भी पहले मौर्यस के टाइम पे देखते हैं, उसके भी पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखते हैं। तो इन सभी में हमें फ्लो ऑफ आइडियाज देखने को मिलता है, फ्लो ऑफ कमोडिटीज देखने को मिलता है, वो सील्स वगैरह होता है, फ्लो ऑफ कैपिटल देखने को मिलता है, फ्लो ऑफ पीपल देखने को मिलता है। मुगल्स में भी हम पढ़ते हैं एम्बेसडर वगैरह आते हैं बाकी कोर्ट से, ईरानियंस वगैरह ये सब लोग कोर्ट में आते हैं। तो थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री हमें ग्लोबलाइजेशन तो बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज है कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, मतलब करंट टाइम्स में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसमें एक डिफरेंस आता है कि इसका जो स्केल है एंड जो स्पीड है, ये इस ग्लोबलाइजेशन की एक यूनिक बात है। जिस स्केल पे और जिस स्पीड पे ये ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हो रहा है या ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वो इस कंटेम्प्रेरी एरिया की एक यूनिक बात है, क्योंकि इससे पहले इतने स्पीड और इतने बड़े स्केल पर ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस तो है, लेकिन हमें इसकी कंटेम्प्रेरी व्यूज को भी देखना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन कैसा है, हमें दोनों को कंपेयर करते हुए चलना।
दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होता है कि कोई एक चीज हो गई और वो हो गया, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक होता है टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कोई डाउट है ही नहीं। टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ, टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, माइक्रोचिप का इन्वेंशन हुआ, इन सब की वजह से कम्युनिकेशन जो है उसका लेवल और ज्यादा बढ़ता गया। एंड इस वजह से टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में, स्पेशली कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन में अगर हम देखें तो। जैसे कि सबसे पहले जब प्रिंटिंग शुरू हुई तो ये प्रिंटिंग की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया फैला, हमने देखा, एंड आइडियाज फैले। आज भी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें बहुत इफेक्ट करती है। हम घर पे बैठे बैठे हम देखते हैं कि रशिया की क्या पॉलिसी है, रशिया यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। हमें ये पता चलता है कि अच्छा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया के इस मूव को कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कैसे लिया, वो किस तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट है। इन सब चीज़ों से हमारे आइडियाज़ बहुत आज भी इफेक्ट होते हैं, हमारे कलेक्टिव लाइव्स इफेक्ट होते हैं। देखिए हमारा डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा है, हम आज अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करे तो उससे हमें क्या, हम तो यही सोचेंगे कि उससे हमें क्या। फर्क बहुत पड़ता है, उससे एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फर्क पड़ता है। देखिए रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, बहुत कंट्रीज रशियन ऑयल को बॉयकॉट कर रही है, उस वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, रिसोर्सेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत, जो रशिया से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें बहुत चेंज आ रहा है, इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, उस वजह से हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो एबिलिटी है आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज और पीपल की कि वो एक जगह से दूसरी जगह दुनिया में घूम सकते हैं, ये सबसे ज्यादा पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से। इसके पहले भी होता था, शिप्स के थ्रू, हड़प्पन सिविलाइजेशन के थ्रू, मुगल्स डायनेस्टी के थ्रू, मराठास वगैरह, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, हर टाइम पे हम देखते हैं आइडियाज, पीपल, कमोडिटीज, कैपिटल, ये सभी मूव हो रहा है। लेकिन जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुआ है ना, ये और भी ज्यादा इजी होता गया। ओके, ये बहुत जल्दी क्विक हो गया, बहुत जल्दी हो गया है, क्विकर हो गया है, वाइडर हो गया है। अब हम दुनिया के कोने कोने में जा सकते हैं, सामान भेज सकते हैं, दुनिया के कोने कोने से आइडियाज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये एंड दुनिया भर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है। तो ये बात है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हुआ है, बहुत ज़्यादा वाइडन हुआ है। हम ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस एक सिंगल फैक्टर नहीं है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन इस फैक्टर ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करा है ग्लोबलाइजेशन को कि मतलब ये मेजर फैक्टर हमें दिखता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर दिखता है कि लगता है ऐसा है कि ये सिंगल फैक्टर है। ओके, तो ये हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस की वजह से नहीं है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। पीपल, दुनिया भर में जो लोग रह रहे हैं उनका ये रियलाइज करना कि वो बाकी पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ये लोगों का समझना भी ज़रूरी है। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, आज हमारे पास हर मीन्स है कि हम लोगों से कनेक्ट हो सके, इंटरकनेक्ट हो सके, लेकिन क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूरा है, बट क्योंकि हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो मूवमेंट है, जो फ्लो है ऑफ आइडियाज, पीपल्स, कैपिटल, कमोडिटी, वो इतना स्मूथली नहीं हो पाता है जितना बाकी वर्ल्ड में हम बाकी उनके साथ कर पा रहे हैं, कंट्रीज के साथ। तो ये एक एग्जांपल है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है, लेकिन लोगों को ये रियलाइज करना पड़ता है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और वो खुद इस पूरे वर्ल्ड का पार्ट है, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ये अगर लोग रियलाइज करेंगे तो कि ये जो बाउंड्रीज वाला कॉन्सेप्ट है, फिजिकल बाउंड्रीज को उन्हें पुश करना पड़ेगा, तब जाकर ग्लोबलाइजेशन जो है वो और ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है। तो करंटली हमें पता है कि हम ये सब जानते हैं कि अगर भाई इजराइल में कुछ हो रहा है, रशिया में कुछ हो रहा है, यूक्रेन में कुछ हो रहा है, तो वो हमें इंडिया में बैठे बैठे सब कुछ पता चलता है कि वो क्या हो रहा है, और हम उन सभी चीज़ों का हम पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब देखिए अफगानिस्तान में रेजिम चेंज हुआ, तालिबान पावर में, उससे हमें क्या, हमारा कुछ लेना देना नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारा ट्रेड रिलेशन, हमारी फॉरेन पॉलिसी, यूनाइटेड नेशंस में हमारा क्या स्टैंड है उस चीज़ को लेकर, हम उस रेजिम चेंज को सपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट है, इन सब चीज़ों से इंडिया पर बहुत फर्क पड़ता है, हमारे पॉलिटिक्स पर बहुत फर्क पड़ता है।
तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के एक कोने में जो कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट दुनिया के दूसरे कोने पे हम बहुत इजीली फील कर पाते हैं। जैसे कि बर्ड फ्लू है, सुनामी है, तो वो अगर कहीं एक जगह हो रहा है, अभी हमने कोरोना वायरस देखा, उसका ओरिजिन बोलते हैं कि चाइना में हुआ, लेकिन देखिए उसके ओरिजिन चाइना में हुआ, लेकिन उसने हम सभी को पूरे देश में इम्पैक्ट किया। क्यों हुआ ये? ग्लोबलाइजेशन, फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ कमोडिटीज, लोग जो है वो चाइना से पूरी दुनिया में फैले, अपने नेटिव कंट्री वापस आए, इंडिया आए, यूएसए गए, यूरोप वगैरह सब कंट्रीज में गए, और उनके साथ वो कोरोना वायरस भी स्प्रेड हुआ। अगर ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर ये लोग जो है वो अपनी कंट्री में बैठे रहते हैं, वो मूव नहीं करते, तो शायद कोरोना वायरस हम तक कभी आता ही नहीं, बिकॉज चाइना से ही वो कोरोना वायरस बाहर नहीं निकलता। तो ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी बात है कि नेशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। इसके लिए ये फिजिकल नेशनल बाउंड्रीज के कोई मायने नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है फ्लो ऑफ आइडियाज एंड मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके लिए बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके लिए ग्लोबलाइजेशन के लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। एक बार हमने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। एक डिबेट जो कि जनरेट की गई, एक मिनट इसके पहले यस, एक डिबेट जो कि जनरेट की गई है वो है कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस जो है वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन कैसे इसको अफेक्ट करता है, देखिए इसके 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। जब हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है, सबसे सिंपल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टेट कैपेसिटी के इरोजन में काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो करती है उसकी एबिलिटी को उससे दूर करता है। मतलब देखिए, हर जगह जो पुराना वेलफेयर सिस्टम, किसी भी कंट्री में अगर हम देख लें कि पुराना वेलफेयर सिस्टम क्या है कि भाई एक स्टेट है, गवर्नमेंट है, और वो ही लोगों का ध्यान रख रही है, वो ही लोगों पे लोगों की बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल करने में हेल्प कर रही है, सब्सिडीज वगैरह ये सब हम देखते हैं। अब ये चीज़ चेंज हो रही है मिनिमलिस्ट स्टेट में, यानी कि स्टेट जो है वो कम से कम फंक्शंस परफॉर्म करता है और सिर्फ कोर फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे बस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी। इसके अलावा जो वो पहले जितने भी वेलफेयर के फंक्शंस और काम कर रहा था उन सब से वो विड्रॉ कर लेता है। देखिए जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले जो है, अगर हम देखें कि वो सबसे पहले की बात करें, एक राजा है, वो अपनी करेंसी खुद बना रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है हर पूरी स्टेट में इकोनॉमी कैसे, उसकी एम्पायर में या किंगडम में इकोनॉमी कैसे रन हो रही है। उसकी थोड़ी बात देखें अगर हम, तो जैसे जो थोड़े से गवर्नमेंट के फॉर्म्स टाइप इस्टेब्लिश होने लगे हैं, तो जो गवर्नमेंट है, सारी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर वगैरह, जैसे कि हमने यूएसएसआर में भी देखा, वो सब जो है वो गवर्नमेंट ओन कर रही है। तो एक वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट जो है वो अपनी सभी सिटीजन्स का सबसे ज़्यादा वेलफेयर देखती है, सबसे बेसिक कम्युनिटीज़ को सभी को फुलफिल करने का काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। अब धीरे धीरे होता ये जा रहा है कि जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज आती जा रही है, तो गवर्नमेंट का मार्केट को रेगुलेट करने का जो इन्फ्लुएंस रहता है, मार्केट को रेगुलेट करने का जो रोल होता है, वो कम पे कम होते जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट का रोल अब धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है और मार्केट जो है वो पॉलिटिक्स को टेक ओवर कर रहा है। पहले पॉलिटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी, मार्केट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इकोनॉमी पॉलिटिक्स को टेक ओवर करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स की जो कैपेसिटी है कि वो पहले अपनी मर्जी से डिसीजंस लेती थी, सब कुछ करती थी, अब वो कैपेसिटी गवर्नमेंट की जो है वो कम होती जा रही है। ये एक उसका व्यू है ग्लोबलाइजेशन का, कि गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा है, गवर्नमेंट की कैपेसिटी कम हो रही है, अब वेलफेयर स्टेट का जो रोल है वो कम हो रहा है और एक ज्यादा मिनिमलिस्ट स्टेट जो है वो डेवलप होते जा रहा है, जो सिर्फ कोर फंक्शंस में तक वो लिमिटेड है, बाकी जो है वो सभी काम जो है वो जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गया, मार्केट उसको वो टेक ओवर कर रहा है। उसी टाइम पर एक और हम इसमें व्यू देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करता है। मतलब अभी जो हमने समझा ना, उसका जस्ट ऑपोजिट व्यू। देखिए किसी भी चीज को लेकर व्यूज तो बहुत सारे होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है, कोई सपोर्ट करता है, कोई उसके अगेंस्ट होता है। तो अभी हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की थोड़ा सा कैसे क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज करे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस कर। अब हमें एक व्यू और देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन उसके रोल को रिड्यूस नहीं कर रहा है। प्राइमेसी, मतलब कहने का मतलब है द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी अनचैलेंज्ड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है
कि स्टेट जो है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो आज भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस कर रही है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो आज भी उसके मेंटेन्ड है। और वो सिर्फ ऐसा कर रही है कि गवर्नमेंट सिर्फ अपने आप से कुछ ऐसे डोमेन से अपने आप से विड्रॉ कर रही है। कुछ डोमेन्स में जहाँ पर पहले उसका कहना होता था, जहाँ पर पहले वो जिसको रेगुलेट करता था, वो अपनी मर्जी से कुछ उन डोमेन से अपने आप को बाहर खींच रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ चाइना में, हमने ये देखा था, राइट। तो ये वाला व्यू ग्लोबलाइजेशन का ये कहता है कि यार गवर्नमेंट तो अभी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बस गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी मर्जी से कुछ डोमेन से अपने आप को विथड्रॉ कर रही है। जैसे कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बैंक्स प्राइवेटाइज इंडिया में हो गए। तो पहले एक टाइम पर इंदिरा गांधी ने सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। अब जो है वो बहुत सारे बैंक्स जो है वो प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं, प्राइवेट बैंक सेटअप होते जा रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट अपने आप से उन डोमेन से अपने आप को, हम देखते हैं रेलवे सर्विसेज बहुत जल्दी प्राइवेटाइज हो रही है, पोर्ट्स वगैरह बहुत जल्दी प्राइवेटाइज हो रहे हैं और प्राइवेट हैंड्स के अंडर में जा रहे हैं अब धीरे धीरे करके। और जैसे रोड्स वगैरह बनाने का काम है वो प्राइवेटाइज हो रहा है। तो गवर्नमेंट अपने आप इन चीज़ों से अपने आप को विथड्रॉ कर रही है और उसको प्राइवेट हैंड्स में दे रही है। तो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस अभी भी मेंटेन्ड है, मतलब चेंज नहीं हुआ, बस अपनी मर्जी से गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में विथड्रॉ कर रही है। एक व्यू ये हो गया, ये थोड़ा बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं न्यूट्रल व्यू है। इसके पहले हमने एक नेगेटिव व्यू देखा, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक न्यूट्रल व्यू है। अब एक व्यू ये कहता है कि कुछ रिस्पेक्ट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो गवर्नमेंट की पावर को और बढ़ा रहा है। कैसे? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन गवर्नमेंट को इनहैंस टेक्नोलॉजीज के साथ दे रहा है, जिससे कि स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। और इस इंफॉर्मेशन के साथ स्टेट जो है वो ज़्यादा रूल कर पा रही है, ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो स्टेट जो है वो इस नई टेक्नोलॉजीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से पहले से ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस और पावरफुल हो रही है। आप समझ रहे हैं? ये वाला जो हमने सबसे पहले व्यू पढ़ा, ये नेगेटिव व्यू था ग्लोबलाइजेशन का। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस पे, तो ये कहेगा। ये सेकेंड वाला व्यू जो हमने पढ़ा, ये उसका न्यूट्रल व्यू था कि वो मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ी सी वो विड्रॉ कर रहा है पर वो पावर सेम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये थर्ड व्यू जो है वो पॉजिटिव व्यू है ग्लोबलाइजेशन का। अगर कोई ग्लोबलाइजेशन का सपोर्टर है तो वो कहेगा कि इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है, क्योंकि अब ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मूव हुई है, अक्रॉस हुई है और नई नई टेक्नोलॉजी कंट्रीज को मिली है। इस टेक्नोलॉजी के साथ अब गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रख सकती है, ज़्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले जो है जितने सिटीजन्स उनके व्यू में आ रहे हैं गवर्नमेंट की, उनको रिकॉर्ड कर लेते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। अब हमारे पास मैप्स आ गए, ऑनलाइन सर्वेयर्स, ऑनलाइन मैप्स आ गए, पूरे इंडिया को उन्होंने एक कंप्यूटर पे एक मैप के थ्रू देख लिया। अब हर छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट हर एक इंसान को उस छोटे एरिया को असाइन करते जा रही है, हर एरिया के लिए एक इंसान असाइन कर रही है। तो अब गवर्नमेंट ज़्यादा एरिया कवर कर पा रही है, ज़्यादा सिटीजन्स को अपने डेटाबेस के अंदर वो इंस्टॉल कर पा रही है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। क्योंकि पहले इतनी इन्फॉर्मेशन थी, घने जंगलों में जो ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं उनके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन का यही कहता है कि इससे गवर्नमेंट की पावर और इंक्रीज हुई है, क्योंकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो आई होप ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्लियर है, इट्स वेरी ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट अब मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसी पैटर्न में जिस लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो ये लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, समझने में। तो आई होप इट्स क्लियर। एक कार्टून देखते हैं हम। येस्टरडे फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग। टुडे फिनिश योर होमवर्क, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब। तो आपको समझ में आ रहा है ये हुआ क्या? कल तक हम ऐसा बोलते थे कि यार चाइना में, इंडिया में ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, तो तुम अपना खाना खा लो। अब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का ये कॉन्सिक्वेंस भी है कि पावर्टी लेवल्स को इरेज करने में हेल्प हुआ है ये सब में। तो आज वो बोल रहे हैं कि अब तुम अपना होमवर्क फिनिश करो, क्योंकि ऐसे लोग हैं चाइना और इंडिया में जो तुम्हारी जॉब के लिए पीछे पड़े, जॉब्स मिल नहीं रही है।
मतलब आप ये समझिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है कि पहले जो था बहुत ही बेसिक सी बात थी, पहले इतना वो नहीं गौर किया जाता था कि छोटा बच्चा है जो, कि यार आप फ्यूचर, करियर, जॉब, इन सब चीज़ों के बारे में आज छोटी सी उम्र से हम देखने हो जाते कि अरे तो बड़ा होके ये बनेगा। छोटे छोटे बच्चे प्लान कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मैं तो ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। इतनी जल्दी चीज़ें एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजाइजेशन हो रहा है इतनी जल्दी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। पावर्टी और जो पहले भूखमरी या हंगर की जो प्रॉब्लम थी, वो स्टार्वेशन की जो प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होती जा रही है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ जो है वो अब कैसे चेंज हो रही है। अब हम इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पढ़ते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस के बारे में हमें सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि पता हो। इसके बहुत सारे डिमेंशंस होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन हमें सबके बारे में पता हो ये ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर जो जिस कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो है वो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन के डिबेट्स को मेनली सराउंड करता है कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन को लेकर, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस को लेकर क्या डिबेट्स होते हैं, हम उसके बारे में मेनली अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज टू डू विद डिफाइनिंग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ। क्या होता क्या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमें एकदम से किन इंस्टीट्यूशंस की तरफ ले जाता है, IMF और WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी इंस्टीट्यूशन की तरफ हमारा एकदम से ध्यान वो खींच लेता है। एंड वो रोल जो कि ये इंस्टीट्यूशंस प्ले करती है पूरी वर्ल्ड में कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज को रेगुलेट करने में, हमारा ध्यान एकदम से उसकी तरफ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो वो सिर्फ यही तक लिमिटेड है, सिर्फ IMF और WTO तक की लिमिटेड है। ये इतना नैरो नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर व्यू में हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को व्यू करना चाहिए। जैसे कि इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, यानी कि किसको कितना मिलता है, किसको कितना कम, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन से कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन से कौन कम बेनिफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें। मतलब अब ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन, अब हमें ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है, हमें इसमें और डीपर स्टडी करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता क्या, अगर हम उसको एकदम डिफाइन करें तो इट यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कुछ तो ये वॉलंटियरी है और कुछ जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फोर्स करते हैं, पावरफुल कंट्री फोर्स करती है। देखिए, जब हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था इंडिया में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आई थिंक 1990 या 91 के ईयर में हमने अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया था। तब WTO ने ये हमारे ऊपर कंडीशंस फोर्सफुली इम्पोज की थी। हमको फोर्सफुली ये कंडीशंस को मानना पड़ा था कि हमें NNCs को आने देना है, हमें FDI को बहुत लोअर लेवल तक रिड्यूस करना है, लेबर लॉज के साथ ये करना है, हमें ये इंडियन गवर्नमेंट को ये वो नहीं है कि वो अपने खुद के कंट्री के एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सके। ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो हमको फोर्सफुली माननी पड़ी है। एंड पावरफुल कंट्रीज, देखिए US में, पता है US जो है उसका इतना इन्फ्लुएंस है WTO को लेकर। WTO का एक ये रूल है कि अगर आप WTO के मेंबर हैं तो वो आप अपनी ही जो कंट्री है, आप अपनी ही कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्री वगैरह में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट इतने लेवल तक नहीं कर सकते। लेकिन USA आज ओपनली मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है एग्रीकल्चर में अपनी खुद की कंट्री के। ये सीधे सीधे रूल का वायलेशन दिख रहा है हमें, बट हम इस बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि USA इतना पावरफुल है। USA WTO में इतना फंड करता है, इतना बजट देता है, तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं USA को। हम बोलने के बाद भी USA कुछ कर नहीं रहा है, बिकॉज USA नोज कि वो कितना पावरफुल है। किसी के कहने ना कहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, शुरू में हमने रामधारी, सरिका, जनार्दन रामधारी के एग्जाम्पल में हमने कैसे देखा कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है, फ्लो ऑफ पीपल हो रहा है, फ्लो ऑफ आइडियाज़ हो रहा है। हमने देखा रामधारी ने चाइना की बाइसिकल खरीदी, US से बनी एक डॉल खरीदी और अपनी बेटी को गिफ्ट करी। तो ग्लोबलाइजेशन जो है
उसने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ऑफ कमोडिटीज़ अक्रॉस ग्लोब को एनकरेज किया है। जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रही थी कि नहीं हम तो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, इससे हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, हमारी नेशनल इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, वो और ज़्यादा कम हो गई है। पहले जितना कंट्रीज इस चीज़ को अपोज कर रही थी कि हम अपनी इतनी लिबरलाइज नहीं करें, एमएनसीज को अलाउ नहीं करें, इससे हमारी जो खुद की कंट्रीज़ की जो ओन डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो दब जाएगी और एमएनसीज टेक ओवर कर लेगी, वो अब कम होते जा रहा है। उसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ कैपिटल वो भी रिड्यूस हुआ है। देखिए हमने कमोडिटीज़ का मूवमेंट तो समझ लिया, साइकिल मतलब गुड्स का साइकिल हो गई, डॉल हो गई, कपड़े हो गए, एयरपॉड्स एंड आईफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इतनी साइकिल, टीवी वगैरह, मशीन्स, कितनी सारी चीज़ें आज हमें देखने को मिलती है। मतलब इंडियन मार्केट इज़ फ्लडेड। हमने इसके पहले पढ़ा कि जापानीज़ ब्रांड्स, साउथ कोरियन ब्रांड्स, सैमसंग, एलजी एंड सुजुकी एंड पता नहीं कौन से सोनी, ये सब जापानीज एंड साउथ कोरियन ब्रांड्स एंड इंडियन मार्केट्स आर फ्लडेड विथ कमोडिटीज फ्रॉम दीज ब्रांड्स। ये इंडियन ब्रांड्स है भी नहीं, तो ये फ्लो ऑफ कमोडिटीज हो गया। उसी तरीके से फ्लो ऑफ कैपिटल देखने को मिलता है। कैपिटल कैसे हमको ये देखने को मिलता है कि आज जैसे कि फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस हो गए, बिल गेट्स हो गए, वो अपना पैसा अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जैसे कि कहीं पर पानी की बहुत शॉर्टेज है तो बिल गेट्स ने अपने कुछ पैसे किसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पे पानी की कमी है ताकि उनको बेटर वाटर फैसिलिटीज़ मिल सके। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज। इसमें भी इसके रिस्ट्रिक्शन में भी बहुत ही रिडक्शन आया है। अब लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये हमें बहुत देखने को मिल रहा है। तो मतलब अगर कैपिटल का मूवमेंट अगर हम समझे कि इन्वेस्टर्स जो कि रिच कंट्री से इन्वेस्टर है वो अपना मनी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे ताकि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में भी ताकि उनको बेटर रिटर्न्स मिल सके। ग्लोबलाइजेशन से फ्लो ऑफ आइडियाज भी मिला है। इंटरनेट, कंप्यूटर, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जीन्स पहनना, उस तरीके से वेस्टर्न कपड़े पहनना, तो ये क्या फ्लो ऑफ आइडियाज है। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन, दीज आर फ्लो ऑफ आइडियाज। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से ये पता चलता है कि नेशनल बाउंड्रीज को ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमेशा डिस्करेज करता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक बात ज़रूर है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मूवमेंट ऑफ पीपल उतने लेवल पे नहीं हो पाया, सेम डिग्री पे नहीं हो पाया जितना कैपिटल और कमोडिटीज़ पे हो पाया। देखिए हमने ये तो देखा है कि ग्लोबलाइजेशन से कितना ज़्यादा फ्लो ऑफ आइडिया, कमोडिटी, कैपिटल बहुत बड़ी लेवल पे हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ पीपल उतने ही बड़े डिग्री पर नहीं अचीव हो पाया है। क्यों? क्योंकि अब कंट्रीज़ ने कंट्रीज़ के स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल्स हैं, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा तभी आप उस कंट्री में एंटर कर पाओगे। एंड उसके अलावा भी मतलब उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वो है कि जैसे हर कंट्री के लिए उनके पास रिजर्वेशन है कि इस जॉब में जैसे कि अगर यूएस में कोई जॉब है तो उसमें इतना रिजर्वेशन तो यूएस सिटीजन्स के लिए होगा, सिर्फ बाकी जो है वो अदर कंट्रीज के सिटीजन्स जॉब ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन कर सके, अपनी सिटीजन्स की इंश्योरिटी, सेफ्टी वो लोग इंश्योर कर सके, तो ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं बाकी कंट्रीज़ के सिटीजन्स के ऊपर। जॉब्स बाकी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने बैन कर रखा है कि इस कंट्री के लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगा। इट इज़ ट्रू एंड जैसे कि ऐसा होता है। तो मतलब इसकी वजह से कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ पीपल इतनी बड़ी लेवल पे नहीं हो पाया है। आज आप ये सोचिए कि अगर वीज़ा होता ही नहीं यूएस जाने के लिए, अगर हमें वीज़ा नहीं लेना पड़ता तो आई थिंक और बहुत सारे लोग आज यूएस से आराम से जाते और घूम के आ पाते। बहुत सारे लोग इसलिए यूएस से नहीं जा पा रहे क्योंकि अभी तक यूएस का वीज़ा ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ पीपल उतनी बड़ी लेवल पे नहीं हो पाया है जितनी बड़ी लेवल पे फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज, आइडियाज एंड कैपिटल हो पाया है। तो अब हम जब वापस बैक इस टॉपिक पर आए कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस इस टॉपिक पे वापस आए, तो ये हमें ध्यान में रखना, माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर सेम पॉलिसीज हर जगह इम्पोज की जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सेम रिजल्ट हमें हर जगह देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल देखे जाए, सोशलिज्म। यूएसएसआर भी सोशलिस्ट था, चाइना भी सोशलिस्ट था, लेकिन क्या दोनों जगह इकोनॉमिक पॉलिसी सेम थी?
बट क्या दोनों का रिजल्ट और आउटकम सेम आया? नहीं। अगर हम WTO को देखें तो WTO ने सभी रूल्स हर जगह एक जैसे इम्पोज कर रखे हैं, इकोनॉमिक रूल्स। उसके IMF देखे तो उसके रूल्स सेम है हर कंट्री के लिए, लेकिन क्या उसका रिजल्ट सेम में आता है? नहीं आता है। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हम चलो गवर्नमेंट जो है वो सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसी से अडॉप्ट कर लेती, जैसे रशिया के मॉडल के ऊपर चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को वो करा, लेकिन इसके आउटकम बहुत अलग अलग आते हैं। और हम जनरलाइजेशन जरूर करते हैं इस उसमें कि इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, लेकिन फिर भी अगर इसके देखें तो आउटकम में बहुत वेराइट दिखते हैं, बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, एक बहुत ही इंटेंस डिवीजन कर दिया है ओपिनियंस का पूरी दुनिया भर में। जैसे कि जो लोग सोशल जस्टिस के बारे में चिंता, मतलब जो लोग सोशल जस्टिस के बारे में कंसर्न करते हैं या स्टेट विड्रॉल के बारे में कंसर्न करते हैं कि इकोनॉमी में स्टेट का कितना रोल है, वो यही चीज बोलते हैं कि दे पॉइंट आउट दैट इट इज लाइकली टू बेनिफिट ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो लोग ये बोल रहे हैं कि यार स्टेट का कहीं ना कहीं रोल कम होते जा रहा है, इकोनॉमिकली मार्केट में स्टेट का से कम होते जा रहा है, तो वो लोग यही बोलेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल को बेनिफिट मिल पा रहा है। ओके एंड जो लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे कि वो उनकी टेक केयर करेगी, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन जैसी एरियाज में गवर्नमेंट उनका ध्यान रखेगी, उन लोगों के लिए अब ये प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि यार ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ की गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर स्टेट उसको देखते थे, उसका यूज़ करते थे, तो वो लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हमें इशू करने की ज़रूरत है, जो कि सोशल सेफ्टी नेट्स क्रिएट कर रहा है, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत कम हो जाए। किन के लिए? जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है या जो इकोनॉमिकली वीक है। ये तो हमें ये पॉइंट मतलब बहुत ही क्लियर है। हम पास्ट एग्जाम्पल से भी देखें तो एक टाइम था जब रेलवेज एंड रेलवेज हो गए, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो थी इंडिया में भी गवर्नमेंट के अंडर थी। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया, हमने इकोनॉमी लिबरलाइज करी, तो उतना ज़्यादा MNCs वगैरह इंटरनेशनल जो दूसरी कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स थी, जो एयर ट्रांसपोर्ट जो ब्रांड्स वगैरह थे वो इंडिया में आए। तो अब हुआ ऐसा कि गवर्नमेंट का रोल इन सबसे बहुत कम होते जा रहा है। अब इस वजह से ये जितनी भी सर्विसेज है वो ज़्यादा महंगी हो गई है। रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारे लोग तो एयर ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो गवर्नमेंट वेलफेयर से दूर हो चुका है, उसमें इकोनॉमिकली वीक या पुअर लोगों को सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ये हमें देखने को मिलता है, और लोग यही कहते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, हमें कोशिश करना चाहिए और हमें ऐसे सेफगार्ड्स बना के रखना चाहिए, ऐसे सोशल सेफ्टी नेट्स बना के रखना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो पुअर या फिर नीडी के ऊपर इतने ना पड़े। और बहुत सारे लोग तो ये भी समझते हैं कि ये सोशल सेफ्टी नेट से कुछ नहीं होगा, ये इनसफिशिएंट है, इनका कोई काम नहीं होगा। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि यार इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल रोक दिया जाए, क्योंकि इससे जो होगा कि अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को हमने रोका नहीं, तो जो वीकर कंट्रीज है, इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज है, उनका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, वो और ज़्यादा उनकी बर्बादी और डिस्ट्रक्शन होता जाएगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट इसको कहते हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड को रीकॉलोनाइज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये सही है। आज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें तो मोनोपोली और हेजीमोनी किसकी है? यूएस की, चाइना की। आज हम देखें तो चाइना इंडिया के ऊपर कितनी तरीकों से इन्फ्लुएंस कर रहा है। इंडियन मार्केट्स चाइनीज गुड्स से भरे हुए हैं। इंडिया में फूड, चाइनीज फूड कितना पॉपुलर होते जा रहा है। पॉपुलर क्या, अब तो घर घर में पहुंच चुका है चाइनीज फूड। घर घर में हम चाइनीज फूड खा रहे हैं, कल्चर वगैरह। तो इकोनॉमिस्ट का कहना ये कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिकॉलोनाइजेशन वर्ल्ड का हो रहा है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस का, ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। ये ग्लोबलाइजेशन को कंडेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि जो लोग ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को, जो कि उसको एडवोकेट करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि यार इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और वेलबींग हुई है।
क्योंकि कैसे, देखिए ज़्यादा ट्रेड हो पाया है कंट्रीज़ के बीच में, इससे इकोनॉमी ज़्यादा फ्री और फ्लेक्सिबल हो पाई है और इससे पूरी दुनिया को बेनिफिट मिला है। वो लोग ये कह पाते हैं कि मतलब जो लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि आप कितनी भी कोशिश करो, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो होना ही है। और पूरी हिस्ट्री में अगर हम उठा के देखें तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हमेशा से हुआ है और होते आया है। तो हम उस चीज़ को बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकते, उस चीज़ को बिल्कुल डिलीट या माइनस नहीं कर सकते, वो होना ही है, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई। जो और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मोर मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं, जो इतने बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं करते, वो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक चैलेंज देती है, जो कि अगर हम इंटेलिजेंटली उसके साथ डील करें तो हम उस चैलेंज को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको एस कर सकते हैं। तो जो लोग मॉडरेट सपोर्टर्स हैं, जो न्यूट्रल थोड़ा सा जिनका व्यू है, वो यही कहते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन के जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिकली हमें एक चैलेंज पोज करती है एंड हमें उसको बिना सोचे समझे बिल्कुल टेकअप नहीं करना है, हमें उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, हमारी कंट्री के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना है कि वो हमारी कंट्री की पॉलिसीज़ के साथ, हमारी कंट्री की सिचुएशंस के साथ हैंड इन हैंड जाए। और अगर हमने इसको प्रॉपरली एनालाइज करके इम्प्लीमेंट किया और उसका बेनिफिट लिया तो ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होना है। लेकिन अगर हमने उसको अनक्रिटिकली या फिर दब के या बिना कुछ सोचे समझे, बिना एनालाइज करे उसको टेकअप कर लिया तो इट विल जस्ट ब्रिंग रूइन टू दी गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। तो ये हमने देखा नेगेटिव व्यू, पॉजिटिव व्यू एंड समवॉट अ न्यूट्रल व्यू, मॉडरेट या न्यूट्रल व्यू, ये तीन हमने इसके इकोनॉमिक व्यू देख ली। अब हम बात करते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की। ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो, मतलब ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स तक नहीं रुक जाते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा गवर्नमेंट का रोल, इकोनॉमी वगैरह, नहीं। ग्लोबलाइजेशन हमारे घर तक हमें इफेक्ट करते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, इनफैक्ट हम किस बारे में क्या सोचते हैं। ग्लोबलाइजेशन हमारी लाइफ की हर डिसीजन को भी इम्पैक्ट करने की ताकत रखता है। ओके, तो वो शेप करता है कि हम लोग क्या डिसीजंस लेते हैं, हमारे प्रेफरेंसेस क्या क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल इफेक्ट्स जो है वो एक तरीके से कुछ लोगों के मन में ये डर है कि यार वो दुनिया के कल्चर्स को एक थ्रेट पोज कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म कल्चर की तरफ लीड कर रहा है, जैसे बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया का कल्चर जो है वो यूनिफॉर्म होते जा रहा है, वो एक होते जा रहा है। और ये जो यूनिफॉर्म कल्चर है, ये जो हो रहा है, ये किसी एक ग्लोबल कल्चर का इमर्जेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे दुनिया भर के कल्चर्स है वो आपस में मिलके और फिर एक नया ग्लोबल कल्चर बना रहे हैं, नहीं। इसमें हो क्या रहा है कि एक यानी कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो अपना इम्पोजिशन कर रहा है दुनिया भर के कल्चर्स पे। ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव कल्चरल इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस हम कह सकते हैं कि नेगेटिवली अगर इसको व्यू किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए, तो लोग ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि दुनिया भर के कल्चर्स जो है, मतलब दुनिया भर की कंट्रीज अपने कल्चर्स को भूल के और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, और इस वजह से दुनिया भर का कल्चर जो है वो एक होते जा रहा है। और वो कौन सा होते जा रहा है? वेस्टर्न कल्चर के ऊपर अपना कल्चर बेस करते जा रहे हैं। तो ये जो है वो जो लोग ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग यही कहेंगे कि जैसे कि बर्गर या ब्लू जीन्स की पॉपुलैरिटी जो है वो इस वजह से है क्योंकि ये अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही। तो कल्चर जो है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी का, वो लेस पावरफुल सोसाइटी के ऊपर अपना एक इम्प्रिंट छोड़ देती है। कहने का मतलब ये है, वो लोग ये मानते हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो थोड़े से वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, पॉलिटिकली वीक है, वो लोग क्या करते हैं, पावरफुल कंट्रीज का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। और वर्ल्ड जो है वो ऐसा लगता है कि एक डोमिनेंट पावर जो चाहता है ना, वैसा वर्ल्ड दिखने लगता है। आज ये हम देख सकते हैं इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में हम जगह जगह देख रहे हैं कि अब जीन्स कॉमन हो चुकी है, शॉर्ट्स कॉमन हो चुका है, टी शर्ट्स, सूट, टाई, ये सब कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। खाने पीने में बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइज वगैरह ये सब क्या है? ये यूएस कल्चर है जिसको हमने बहुत क्विकली अडॉप्ट कर लिया, इसको डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं, जो इस व्यू को मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि
मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड का। समझ रहे हैं इसका मतलब? मैकडोनल्ड्स एक अमेरिकन कंपनी और आज मैकडोनल्ड्स लाइक घर घर में फेमस है, कितनी भी कंट्रीज के घर घर में फेमस है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो अमेरिकन कल्चर है वो सभी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है कि अमेरिकन कल्चर जो है वो बाकी उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। और ये बहुत डेंजरस है, सिर्फ पुअर कंट्रीज, लेस पावरफुल, वीक कंट्रीज के लिए नहीं, पूरी होल ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि इस वजह से जो कंट्रीज का रिच कल्चरल हेरिटेज जो है वो धीरे 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 करके खत्म होते जा रहा है और पूरी वर्ल्ड, पूरा ग्लोब जो है वो किसी एक डोमिनेंट कंट्री का कल्चर अडॉप्ट कर रही है। इस वजह से जो हमारा रिच पास्ट कल्चर है वो हम भूलते जा रहे हैं और वो बिल्कुल फिनिश होते जा रहा है। ये हमने पढ़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेगेटिव कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, अब दूसरी तरफ लोग क्या बोलते हैं कि यार कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव ही नहीं है, कल्चर एक स्टैटिक चीज नहीं है। मतलब कि कल्चर बहुत डायनामिक है, वो मूव करते रहते हैं, वो इवॉल्व होते रहते हैं। कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो हमारे चॉइसेस को रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन होता ये है कि कई बार वो मतलब हमारे चॉइसेस को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, हमारे ऑप्शंस को रिड्यूस ना करके सिर्फ उसको एक्सपांड कर रहे हैं और उसको एनलार्ज कर रहे हैं। वो हमारे कल्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इनका कहना है कि समटाइम्स ये हमारे कल्चर को चेंज कर रहे हैं, ना कि उसको खत्म करने की बजाय। कैसे? देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। बर्गर जो है वो मसाला डोसा का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जो इंसान पहले मसाला डोसा खाता था वो मसाला डोसा छोड़ के बर्गर खाने लगा है। ऐसा नहीं होता है कि मसाला डोसा बनना बंद हो गया क्योंकि अब डोसा छोड़ के सब लोग बर्गर खा रहे हैं। तो इस वजह से कोई थ्रेट या चैलेंज पोज नहीं कर रहा है। एक्चुअल में हुआ ये है, मतलब उसके दूसरी तरफ हुआ ये है कि ये सिर्फ हमारे मेन्यू में ऐड हो गया है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम डोसा खाना चाहे तो डोसा भी खा सकते हैं, बर्गर खाना चाहे तो बर्गर भी खा सकते हैं। मतलब हमारे चॉइस जो है वो ज्यादा एक्सपांड हो चुकी है। अब जैसे कि एक और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्लू जीन्स एक खादी कुर्ता के साथ बहुत अच्छा लगता है, हमने इंडो वेस्टर्नाइज कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुर्ता पहनना छोड़ दिया, हमने सिंपली कुर्ते और जीन्स को एक साथ क्लब करके एक नया टाइप का कल्चर बना लिया। मतलब हमारे कल्चर को हमने मॉडिफाई कर दिया, उसको खत्म नहीं करा। हम भूल नहीं गए कि कुर्ता कुछ होता है, हमने कुर्ता पहनना छोड़ नहीं दिया, सिंपली कुर्ते में हमने एक जीन्स ऐड कर ली। तो ये क्लोथिंग कॉम्बिनेशन जो है इसने हमें मतलब इस तरीके से दिया कि हम इंडियंस तो अब कुर्ता और जीन्स पहन ही रहे, साथ ही साथ हमें अमेरिकन भी दिख जाते हैं जो कुर्ता और जीन्स पहन के घूम रहे हैं। तो ये दोनों तरफ हुआ है एक्सचेंज। जीन्स अगर इंडिया आया है अमेरिका से, तो कुर्ता भी अमेरिका गया है इंडिया से। तो ये एक हमें कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, जो लोग ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, जो उसके एडवोकेट करते हैं, वो यही कहते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन का ये पॉजिटिव इफेक्ट है। अब कल्चरल ह्यूमनाइजेशन एक एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ये सेम प्रोसेस जो है ये एक ऑपोजिट इफेक्ट भी जनरेट करता है। कैसे? मतलब अभी हमने इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ा कि कैसे ये हमारे चॉइसेस में ऐड कर रहा है, इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट भी कैसे जनरेट कर रहा है। ये कल्चर को ज्यादा डिफरेंट और डिस्टिंक्ट बना रहा है। इसे कहते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। मतलब अभी हमने कल्चरल होमोजेनाइजेशन पढ़ा कि कैसे एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्रीज पे डोमिनेट करके पूरी ग्लोब का कल्चर एक हो रहा है। एक फिनोमिनन है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। इसका मतलब दिस इज नॉट टू डिनाई दैट देयर रिमेन डिफरेंसेस इन पावर व्हेन कल्चर्स इंटरैक्ट, but instead more fundamentally to suggest that cultural exchange is rarely one way. कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन का कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि कल्चर जो है सिर्फ एक तरीके से दूसरी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा है। तो कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन अभी बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए हम यही कह सकते हैं कि यार डिफरेंसेस तो है, पावर में डिफरेंसेस है। यूएसए जो है वो इंडिया से ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे कल्चर जो है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रहा है, लेकिन ये सजेस्ट कर रहा है कि कल्चरल एक्सचेंज जो है वो सिर्फ एक तरीके से नहीं हो रहा है, दोनों तरीके से हो रहा है। अगर हम कल्चर को डोमिनेट, मतलब अगर अमेरिकन कल्चर हमें डोमिनेट करे तो इंडियन कल्चर भी अमेरिका तक पहुंच रहा है और वो लोग अमेरिकन भी इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, आप ये बॉक्स पढ़ सकते हैं, गॉश एंड इंडियन अगेन, बहुत ही सिंपल सी एक इंसिडेंट यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन।
हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन तो ह्यूमन हिस्ट्री से हम देखते हुए आ ही रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हमेशा से होते हुए आ रहा है कि फ्लो होते आ रहा है कैपिटल का, कमोडिटीज़ का, आइडियाज़ का, पीपल का। और ये इंडियन हिस्ट्री में भी हमें बहुत पहले से देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद से मौर्यास का किंगडम, गुप्ताज हो गए, मुगल्स हो गए, मराठास हो गए, फिर ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी ये सब हमें देखने को मिलता है। कॉलोनियल पीरियड में जैसे कि हम देखें, एक कॉन्सिक्वेंस था ब्रिटेन इंपीरियल एम्बिशंस का कि इंडियन जो है वो प्राइमरी गुड्स का, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बन गया और फिनिश्ड गुड्स का कंज्यूमर बन गया। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, रॉ मटेरियल जैसे इंडिगो, कॉटन, सिल्क, इन सब चीज़ों को इंडिया से वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, ब्रिटेन वगैरह, और वहाँ पे उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया में वापस आके बेचते थे। तो इस वजह से इंडिया आज भी अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, मतलब रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता है और फिनिश प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। इंडिपेंडेंस के बाद इस एक्सपीरियंस की वजह से, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स का ये था, हमने ये सोचा कि हम दूसरों पे फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए रिलाई होने की बजाय खुद पे रिलाई करते हैं, खुद हम अपने फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम ये नहीं करते कि हम खुद अपने प्रोड्यूसर्स बनते हैं। इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, और इसके खुद के प्रॉब्लम्स हुए। हमने जो ये प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी अपनाई कि हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को के गुड्स को कोई ही खरीदे, उसको प्रमोट करे, ये जो प्रोटेक्शनिज्म की हमने पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी, इसके लिए अपने खुद के प्रॉब्लम्स जनरेट करें। कैसे? देखो, थोड़ा तो हमें प्रोटेक्शनिज्म की वजह से देखने को मिलता है कि यार ठीक है, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको थोड़ी सी गारंटी मिली है, थोड़ी सेफ्टी मिली है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, ये इस कारण से इतनी अटेंशन नहीं डिजर्व कर पाए जितनी उनको होना चाहिए था, और इस वजह से इंडिया जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो हुई है। क्योंकि हमने ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई, तो ठीक है, गुड्स कमोडिटीज हमने खुद ने वो करे, लेकिन इस वजह से हम उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एजुकेशन थोड़ी सी बैकवर्ड रह गई, हेल्थ सेक्टर में बैकवर्डनेस हो गया। 1991 में फाइनली हमने ये फाइनेंशियल क्राइसिस को भी वो करा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो थी वो बिल्कुल स्टेबल हो गई थी। तो इसको आंसर करते हुए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हुए, इसकी डिज़ायर करते हुए, इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे और उसने बहुत सारे मतलब फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में चेंजेस लाए और अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते यार ये जो हम रिफॉर्म्स लेकर आए और जो लिबरलाइजेशन करा ये अच्छा ही है इंडिया के लिए, और ये मतलब इसका अल्टीमेट टेस्ट हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मतलब ये बेस्ट है, ऐसा नहीं कह सकते। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यार इसका बेनिफिट सबको मिला है कि नहीं मिला है। ये जो लिबरलाइजेशन हमने करा है इससे चलो इकोनॉमिक ग्रोथ तो फास्टन हुई है, लेकिन यार सभी को इसका ग्रोथ मिला है, इसका बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है, हमें इस चीज को भी एनालाइज करने की जरूरत है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, और इसके बाद ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। सॉरी, अब देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करने में क्रिटिक्स भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। क्या? देखिए, जो कि लेफ्ट में है, लेफ्ट यानी कौन? जो कि सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वेल बीइंग ऑफ ऑल, गवर्नमेंट पावर, या फिर पावर जो है वो पुअर और मास के बीच में होना चाहिए, हायरार्की नहीं होना चाहिए, एंड इतने ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि रिच रिच है, पुअर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये लोग होते हैं लेफ्ट में। समझ गए आप? लेफ्ट वाले एक तरीके से समझिए सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एंड शेयर्ड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, लेफ्ट वाले इस चीज़ के लिए आर्ग्यू करते हैं। वो लोग कहते हैं जो कि लेफ्ट में है कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल कैपिटलिज्म का एक फेस करता है, जिसमें कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है और वो गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर हो रहे हैं वो तो सेक्शन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटे से सेक्शन जो कि एक्चुअली में अमीर जो रिच है वो और रिच हुए हैं, और जो मास है जो ज़्यादा नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो पुअर है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ये ऑन दी लेफ्ट आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। और इसका हुआ क्या है, जो कि लेफ्ट में वो लोग क्या बोलते हैं, क्या स्टेट के ऊपर साथ पावर होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ पावर होनी चाहिए। तो वो लोग ये कहते हैं कि इस वजह से वीकनिंग ऑफ स्टेट हुई है, जिस वजह से स्टेट जो पहले पुअर को प्रोटेक्ट कर पाते थे उसको स्टेट की कैपेसिटी और पावर में रिडक्शन आया है। वो पहले जैसे पुअर को प्रोटेक्ट कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे। अब दूसरी तरफ से देखते हैं
पॉलिटिकली राइट पीपल क्या कहते हैं, राइट में लोग क्या कहते हैं कि यार वो ज़्यादातर बोलते हैं कैपिटलिज्म आना चाहिए, एक हायरार्की होना चाहिए, रिच होना चाहिए, मतलब वो लोग ये कहते हैं कैपिटल में कि कुछ लोग होने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, जिनके कुछ लोग होने चाहिए जिनके पास ओनरशिप होनी चाहिए, बाकी को फॉलो, इस तरीके से राइट वाले लोग कहते हैं। अब वो लोग क्या कैसे क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, वो ये कहते हैं उसके कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इफेक्ट्स को। वो कहते हैं कि यार वो भी ये फियर करते हैं कि स्टेट जो है वो वीक हुआ है पॉलिटिकली, तो जो राइट में है वो भी यही कहते हैं कि पॉलिटिकल टर्म्स में स्टेट गवर्नमेंट वीक हुआ है, मार्केट ज़्यादा पावरफुल हुआ है। इकोनॉमिकली वो कहते हैं कि पहले हम जो सेल्फ रिलायंट थे, प्रोटेक्शनिज्म की जो हम पॉलिसी फॉलो करते थे, अब वापस उसे आना चाहिए। मतलब ग्लोबलाइजेशन ने ये जो सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी इसको हटा दिया है। अब हम जो है वो कितनी सारी चीज़ों के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। अगर आज देखा जाए तो इंडिया में स्मार्टफोन्स की कोई ब्रांड ही अच्छी नहीं देखने को मिलती है। हम लोग स्मार्टफोन्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, जापान पे, साउथ कोरियन ब्रांड्स, अमेरिकन ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया में हम सेल्फ रिलायंट है ही नहीं कि हम खुद का अच्छा स्मार्टफोन बना सके जो कि बाकी कंट्रीज के लेवल को टक्कर दे सके। प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी कि यार जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग तो उनको प्रोटेक्शन मिल ही नहीं रहा है। कल्चरली वो लोग कहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है इसको हार्म पहुंचा है, एंड पीपल जो जो हमारे एज ओल्ड वैल्यूज़ है, जो हमारे ट्रेडिशंस है, वो तो हम खोते जा रहे हैं। हम लोग नया 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 अपनाते जा रहे हैं और हमारी पुरानी ट्रेडिशंस को हम लोग भूलते जा रहे हैं। ये लेफ्ट वाले ने आर्ग्यू करा, ये अभी जो हमने पढ़ा ये राइट वालों ने आर्ग्यू करा। यहाँ पे एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हमें बहुत देखने को मिलते हैं, जो कि ये फील करते हैं, मतलब अभी अब आप देखिएगा ये कितना आयरॉनिकल है। It is important to note here that anti-globalization movements too participate in global networks, allying with those who feel like them in other countries. Many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization per se, as much as they are opposed to a specific program of globalization which they see as a form of imperialism. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो ग्लोबलाइजेशन के पूरे आइडिया को अपोज नहीं करते हैं। क्यों? देखिए, इंडिया में एक ग्रुप है जो ग्लोबलाइजेशन को अपोज करता है, अमेरिका में भी एक ग्रुप है जो ग्लोबलाइजेशन को अपोज करता है, तो अमेरिका और इंडियन ग्रुप ने साथ मिलकर वो दोनों ग्लोबलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं। अब बात ये हो रही है कि वो ग्लोबलाइजेशन को अपोज तो करें, लेकिन उसमें भी वो लोग ग्लोबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ आइडियाज हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, बट वो लोग इसको ऐसे कहते हैं कि यार हम पूरे ग्लोबलाइजेशन से को अपोज नहीं करते, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अपोज करते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल कॉन्सिक्वेंस या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, ये ऐसा वो लोग कहते हैं कि वो लोग पूरे ग्लोबलाइजेशन को अपोज ना करते, ग्लोबलाइजेशन के एक एस्पेक्ट को अपोज करते हैं। 1999 में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था WTO, उसके मिनिस्ट्रियल मीटिंग में बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे थे सियाटल में, जो कि ये कह रहे थे कि यार जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट है ना, वो अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ये हमने डिस्कस करा। यूएसए में हमने देख सकते हैं, हमारे पास ये एविडेंस है कि यूएसए, जैसे कि WTO का एक रूल है, मैंने आपको पहले बताया था कि आप हम लोग, हमारी ही कंट्री के अगर कोई कंट्री WTO का पार्ट है तो वो उसी अपनी ही कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, एग्रीकल्चर वगैरह में नहीं कर सकते, ये रूल है। लेकिन यूएसए ऐसा ओपनली कर रही है, वो यूएसए अपनी ही कंट्री के एग्रीकल्चर में ओपनली इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिस वजह से यूएसए के फार्मर्स को कंपेयर करेंगे एंड इंडियन फार्मर्स को कंपेयर करेंगे तो दे आर लाइक वे डिफरेंट। यूएसए के फार्मर्स पता है रिच एंड रिचेस्ट में उनकी काउंटिंग होती है, और इंडियन फार्मर्स देखो, क्योंकि हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट अपने ही एग्रीकल्चर में उतनी इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है उस लेवल पे, तो इंडियन फार्मर्स तो भूखे मर रहे हैं एंड अमेरिकन फार्मर्स जो है वो रिचर होते जा रहे हैं। तो सियाटल में जो मतलब ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी WTO की, इसमें आर्ग्यू किया गया था कि अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत सारे ये पावरफुल स्टेट्स जैसे कि यूएस हो गए एंड चाइना हो गए, ये लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज कर रहे हैं, और ये आर्ग्यू किया जा रहा था कि ये जो है वो sufficient importance, मतलब कि it was argued that the interests of the developing world were not given sufficient importance in the evolving global economic system। मतलब जो countries, जो nations अभी भी डेवलप हो रही है, पूरी डेवलप नहीं है, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, एंड अभी भी उन्हीं की इंपॉर्टेंस दी जा रही थी जो ऑलरेडी डेवलप्ड है।
ऑलरेडी पावरफुल हैं। एक वर्ल्ड सोशल फोरम है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, वुमेन एक्टिविस्ट, लेबर, यूथ वगैरह इन सभी लोगों को साथ में लाता है और ये न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज कर रहा है। मतलब जो अभी जो नया नया ग्लोबलाइजेशन जो प्रेजेंटली करंटली फेस कर रहे हैं उसको अपोज करता है। तो WSF की पहली मीटिंग जो हुई थी वो पोर्टो एलेग्रे ब्राजील 2001 में हुई थी। फोर्थ WSF की मीटिंग जो हुई थी वो मुंबई 2004 में हुई थी और लेटेस्ट WSF की मीटिंग ब्राजील मार्च 2018 में हुई थी। तो ये वर्ल्ड सोशल फोरम जो है ये ग्लोबलाइजेशन को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है और ये सब ह्यूमन एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट इन सब का ग्रुप है। इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया का ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करने में क्या कहना है? सोशल मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को ये समझाने में, उनके आसपास उनके साथ मैटर्स को डील करने में और जो उनको परेशानी दे रहे। तो ये ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशल मूवमेंट से होता ये है कि लोगों को वो लोग समझाने में कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है सोशल मूवमेंट्स के थ्रू ज्वाइन करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन जो इंडिया में रेजिस्टेंस हो रहा है वो अलग अलग जगहों से हो रहा है। देखिए, लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट है जो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को वो कर रहे हैं एंड वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू एंड इंडियन सोशल फोरम जैसे फोरम्स के थ्रू अपनी बोल रहे हैं। दूसरा हमें देखने को मिलता है ट्रेड यूनियंस है, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के, वो भी फार्मर्स के इंटरेस्ट वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और के अगेंस्ट। तीसरा अपने को देखने मिलता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स है, जैसे नीम को है अमेरिकन ने पेटेंट कर लिया है, यूरोपियन फर्म्स ने, अमेरिकन फर्म्स ने, तो इसने भी बहुत ऑपोजिशन क्रिएट किया कि यार नीम तो जो है वो एक नाम तो इंडियन है पर एक्चुअल में अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री है, पता ही नहीं लगता है कि ये कौन सा है, हम इसको इंडियन समझ के यूज कर रहे हैं। तो एक और तरीके से ग्लोबलाइजेशन है पॉलिटिकल राइट से। लेफ्ट विंग देखा, अभी हमने ट्रेड यूनियन देखा, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स देखा। पॉलिटिकल राइट से कैसे आ रहा है? फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसिंग, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन टीवी चैनल नेटवर्क, वैलेंटाइंस डे, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द ड्रेस, टेस्ट ऑफ गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें। तो जो राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स है, वो यही कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कल्चर पे बहुत इफेक्ट आया है, हमारा कल्चर जो है वो बहुत ही इफेक्ट हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन आया है, हमारे जो ओल्ड एज ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिलीट होते जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ग्लोबलाइजेशन जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज डोंट हेजिटेट एंड जस्ट कमेंट मी राइट अवे। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी ASAP.